हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और काम भी करते रहें, पढ़ाई भी जारी रहे। आज अभी जो हमारा इन दिनों टॉपिक चल रहा है वो है कैश बुक। इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट कर दी थी। उसी डबल कॉलम कैश बुक को और आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग ला रहे हैं कि अगर अलग अलग सिचुएशन में कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। कैश इन हैंड ये है कि आपको ये कैश बुक बनानी है डबल कॉलम। मैंने ऊपर लिखा नहीं, समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैश बुक बनानी है डबल कॉलम। और जहाँ पर ज़रूरी हो तो कोई अलग से एंट्री करनी हो, नेसेसरी एंट्री, तो नेसेसरी एंट्री भी करें। ये एंट्री कब करते हैं? वही बात है, कैश बुक में कौन सी एंट्री आती हैं? जो केवल कैश से संबंधित होती हैं, कैश और बैंक से संबंधित होती हैं। आपको बताया था, इधर कैश प्लस होता है, इधर बैंक प्लस होता है, इधर कैश माइनस होता है और यहाँ पे कैश माइनस। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है जी, करें स्टार्ट। कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 है। शुरू से कैश है 2020 और इस बार ये जून का महीना है, जून की फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट को कैश है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन 10,000 रुपये है तो कैश के कॉलम में 10,000। और बैंक नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। पिछले क्वेश्चन में बैंक बैलेंस था, अब की बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट जानते हैं क्या होता है? कि बैंक अपने व्यापार कस्टमर्स को जो खासकर बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें एक सुविधा देता है कि कभी आपके पास थोड़ा बहुत कैश कम भी पड़ जाए ना आपके अकाउंट में, तो आप हमसे एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और वो कब जमा करवाना है? कुछ दिन में। जैसे ही आपके पैसे जमा होंगे हम उसमें से अपने पैसे निकाल लेंगे और साथ में जितने दिन जो बीच में टाइम लगा उतने दिन का आपसे ब्याज भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये किस्म का बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है ओवरड्राफ्ट की। तो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। तो ये ओवरड्राफ्ट तो हमारा उल्टा बैलेंस हो गया। बैंक का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। और जब ओवरड्राफ्ट ही होगा तो बैंक में बैलेंस नहीं है बल्कि बैंक से फालतू निकाला हुआ है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। और क्रेडिट में 2020 और जून 1 तारीख बाई बैलेंस BD, दोनों तरफ BD लिखा जाएगा। ऐसा क्यों भाई? भाई वो BD तो कैश के लिए था, ये BD बैंक के लिए। अगर दोनों कैश और बैंक इधर ही होते तो मैं इधर लिख देता, फिर तो एक ही BD से काम चल जाता। ठीक है, तो कैश में तो लिखेंगे नहीं लेकिन बैंक में लिखेंगे 15,000। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद 2 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन। 20,000 का सोहन से चेक मिला और अगले दिन जमा करवाने का चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगले दिन जमा करवा दिए। पहले चेक मिला, क्या उसी दिन जमा करवाया? नहीं। तो जब नहीं करवाया तो ये कैश बुक में आएगा ही नहीं। बताओ क्यों? जिस दिन चेक मिला अगर उसी दिन बैंक में जमा करा देते तो एक बैंक हो जाता और दूसरी तरफ कैश हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो चेक जमा ही नहीं करवाया, तो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री के लिए मैं नीचे एक एक एंट्री भी करता रहूंगा और फिर बाद में थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि जगह की कमी है। तो हम जब चेक मिलेगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? फ्रॉम सोहन टू सोहन। सोहन गिवर हो गया और ये डेट हो गई आपकी 2 तारीख, 2 जून 2020। बोलिए कितने का चेक मिला है? 20,000 का। लिख लोगे ना, वो थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है भाई, अच्छा।
ओके, अब क्या है, ये एंट्री आपकी नेसेसरी एंट्री है, आवश्यक एंट्री है, जो कि कहां लिखी जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। अब उसके बाद 3 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो चेक मिला था वो आज बैंक में जमा करवाया है, तो करवाओ। 3 तारीख को जब बैंक में जमा कराओगे तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो इस तरफ लिखा जाएगा, कितना बढ़ेगा भाई, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और यहां पर तारीख कितनी हो जाएगी, 3 तारीख, क्या लिखेंगे, टू, जो ये चेक है ये जाएगा बैंक में। अब सोहन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सोहन से तो कल मिल गया, तो सोहन का नाम तो बस हो गया कल ही। आज दोबारा अगर सोहन लिख दोगे कि गिवर सोहन हो गया, तो सोहन ने दिया तो एक चेक, और ऐसे हो जाएगा जैसे 2 बार दे दिए, तो ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं, कॉन्ट्रा तो तब होती है जब एक तरफ कैश होता है और एक तरफ बैंक होता है, या तो कैश बैंक में जमा होता है या बैंक से कैश ऑफिस में आता है, उसी को कॉन्ट्रा कहते हैं। अब आगे 3 भी हो गया। 4 तारीख को परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, आपने माल खरीदा, ओके, और चेक से पेमेंट करी, तो माल खरीदा है, पैसे दिए हैं, तो पैसे इधर क्रेडिट होगा, डेट हो जाएगी 4 बाय परचेजेस अकाउंट। जब माल खरीदते तो परचेजेस में आता है और परचेजेस अकाउंट आएगा, और चेक से पेमेंट करिए तो कहाँ कौन से खाने में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। चेक दिया ना बेटे, तो चेक दिया तो कैश थोड़ा जाएगा, बैंक से जाएगा। आगे लिखा है फ्रेट पेड इन कैश, जो आपने माल खरीदा उसको किसी 3 व्हीलर में या ऑटो में, जो भी कुछ है, लेके आए होंगे आप, तो जब लेके आए हैं तो उसका 500 रुपये भाड़ा भी दिया, फ्रेट मतलब भाड़ा पे किया, ओके। तो क्या इसको मैं परचेजेस में ही जोड़ दूं, फिर वही आपको एक्सपेंडिचर को याद रखना पड़ेगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। और बेटा ये मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा, आपने एक दिन याद करना है, चाहे आप +1 में कर लो चाहे +2 में कर लो, लेकिन जितना लेट करोगे उतने दिन तक नुकसान होता रहेगा, बस याद जरूर करना पड़ेगा। तो नहीं, क्योंकि माल के संबंध में खर्चा करते हैं तो उसका अलग से अकाउंट बनता है, लेकिन अगर वही एसिड्स के संबंध में होता है, पूंजीगत खर्चा होता है कैपिटल नेचर का, तो वो संपत्ति की कीमत को बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने बताया था, मशीन खरीदो और मशीन पे भाड़ा दो तो वो मशीन ही कहलाएगा। तो यहाँ अगर ये मशीन होती तो मैं इसी में 20 में +500 करके 20,500 करता, लेकिन क्योंकि ये तो माल है तो इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा मुझे, बाय फ्रेट अकाउंट, अलग खाता बनाना पड़ेगा। तारीख वही 4 रहेगी। अब ये किस खाने में से जाएगा, बैंक में से, क्योंकि 500 रुपये तो आप नगद पे करोगे ना, तो बैंक में से जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, आगे 4 भी हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। अब माल बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आएगा तो इधर लिखेंगे, तारीख कितनी हो गई इसकी, शायद 5 हो गई है, टू सेल्स अकाउंट। कितना भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 का बेचा, तो 15,000 रुपये आपका इसमें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाँ कैश में, ठीक है। 6 तारीख को सेल प्रोसीड्स ऑफ जून 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो आपने सेल प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स मतलब प्राप्तियां समझ लीजिए, जो भी काम हुआ है वो प्रोसीड्स है, कि सेल प्रोसीड्स ऑफ जून 5, जो 5 तारीख को सेल हुई थी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दी। माल बेचा 5 तारीख को, पैसे जमा करवा रहे 6 तारीख को। 5 को तो क्या मान लिया हमने, कैश, और जब 6 को जमा करवा रहे हैं तो कहां से करवा रहे हैं,
कैश में से उठा के बैंक में करवा रहे हैं। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? यस, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश जाके सीधा बैंक में जा रहा है। तो देखिए कहां से कम होगा? कैश में से। और कितना कम होगा? 15,000। तो 15,000 तो मैं यहाँ कम कर दूंगा कैश में। और तारीख कितनी है ये? 6 तारीख। अच्छा लिखी दूं या बाद में लिख दूं? चलो बाद में। कहाँ कम होगा? कैश में। और कहाँ बढ़ेगा? बैंक में बढ़ेगा। अब बैंक में तारीख कितनी रहेगी? 6। बैंक में बढ़ेगा तो कभी भी बैंक में बैंक नहीं लिखते, क्या लिखते हैं बच्चे? टू कैश अकाउंट। और यहाँ जो लेजर फोलियो क्या लिखा जाएगा? बताओ बताओ बताओ। कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिखेंगे। सिर्फ सी लिखना है, कॉन्ट्रा पूरा नहीं लिखना। ये एक इशारा है कि सी मतलब कॉन्ट्रा, जगह कम होती है ना। और इधर पे क्योंकि आपने इसे कैश में लिखा है तो कभी भी कैश में कैश नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चे? बाय बैंक अकाउंट और कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, याद आया कॉन्ट्रा? ठीक है कि भाई क्योंकि पैसा कैश में कम होगा तो कभी भी कैश में कैश नहीं लिखते, बैंक लिखेंगे। और पैसा बढ़ेगा बैंक में तो बैंक में बैंक नहीं लिखते, टू कैश। और दोनों तरफ कॉन्ट्रा लिख देंगे। ये कॉन्ट्रा कहता है दूसरी तरफ देख लेना, वो कॉन्ट्रा कहता है दूसरी तरफ देख लेना। चलिए जी, मेरा 6 तारीख तक भी हो गया। अब 7 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड डिपॉजिटेड दैट अमाउंट इनटू बैंक इमीडिएटली। माल बेचा नगद, बेचते ही पैसे आ गए और उसी समय वो पैसे आपने बैंक में भेज दिए। उसी समय कहा रामू को ले जा यार, इनको बैंक में जमा करा दे। बैंक में पैसे, हमने कईयों को चेक दे रखे और बैंक में पैसे नहीं, भाग के जा और पैसे जमा करा दे। तो देखिए सेल तो हुई, पैसा भी आया, तो इस तरफ होगा टू सेल्स। तारीख हो गई 7, पैसा नगद आया मानता हूं, और वो नगद उसी समय बैंक में जमा करा दिया। तो हमारे पास तो रहा ही नहीं ना, कहाँ गया? बैंक में। तो हम इसे सीधा बैंक कॉलम में लिखेंगे। आपका 3000 कितना है? 30,000 रुपीज सेल गुड्स, हाँ कैश डिपॉजिट 30,000 रुपीज बैंक। ठीक है जी। 7 तारीख को। 8 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सीता नॉट बैंक्ड। ओके, सीता से चेक मिला, बैंक में जमा नहीं कराया। ऐसा तो हमारा पहले भी हो चुका, जो अगले दिन करवाया था। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो आप उसे चेक इन हैंड लिखोगे। ठीक है, तो पहले तो आप उसे क्या लिखेंगे? इसको मिटा दूं, इसकी जगह नई एंट्री आ जाएगी। चेक इन हैंड डेबिट टू सीता। सीता रिसीवर है, गिवर है? सीता गिवर। कितने का चेक है? मैंने शायद रकम नहीं लिखा, रकम भी लिखना पड़ेगा। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सीता नॉट बैंक, यहां पे रकम लिख देता हूं मैं 20,000। तो 20,000 रुपये लीजिए, 20। क्या ये एंट्री कैश बुक में जाएगी? नहीं, क्योंकि एक तरफ चेक इन हैंड है, दूसरी तरफ आपका सीता हुआ, तो बैंक तो हुआ ही नहीं। अब आगे कहता है, ये तो हो गई 8 तारीख की एंट्री, 8 जून की। फिर 9 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम सीता एंडोर्स्ड टू गीता। एंडोर्स्ड, ENDORSED, एंडोर्स। एंडोर्स को हिंदी में कहते हैं बेचान। क्या कहते हैं? बेचान। ये क्या होता है? जब किसी से कोई चेक आया, बजाय बैंक में भेजने के हमने किसी और को दे दिया पेमेंट के तौर पे। जैसे मैंने किसी से मांगे, उसने कहा चेक दे दूं, मैं कहा चेक से दे दे भाई, हो गई आपकी पेमेंट, जाइए आप। इतने में दूसरा है, सर मेरे पैसे। ओ भाई ये चेक आप ही ले जाओ ना, पहले मैं लूंगा, 3 दिन अपने खाते में जमा कराऊंगा, फिर पैसा आएगा, फिर मैं आपको पैसे चेक दूंगा। आप सीधा ही ले जाओ ना इस चेक को। वो जो इधर से मिला है, सीता से मिला है, वो हमने गीता को दे दिया। तो देखिए
एक बार तो आने की एंट्री हो गई और अब जाने की एंट्री। अब किसको दिया? चेक रिसीव फ्रॉम सीता एंडोर्स टू गीता, ये गीता को दे दिया। तो इस वक्त गीता रिसीवर है या गिवर है? गीता रिसीवर है, इसलिए गीता को करेंगे डेबिट। गीता डेबिट 20,000 20,000 टू, क्योंकि जो चेक इन हैंड था वही तो जाएगा बेटे, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट 20,000। ये अब ये कैश बुक में नहीं आया, ठीक है, ये एंट्री कैश बुक की नहीं है, बाहरी चेक आया और वो चेक दूसरे को चला गया, तो आपने कैश बुक में जगह नहीं बनी है इसकी। कहाँ बन गई? जर्नल प्रॉफिट में। ओके बेटा, अच्छा जी। अब हम करते हैं 10वां पॉइंट। रिसीव्ड कैश 3,000 एंड चेक ₹7,000 फॉर कैश सेल। आपको नगद 3,000 मिला, चेक आपको 7,000 का मिला, और 7,000 का अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इससे आगे अभी रह रहा है। ऐसा होता है बच्चे, हम ऐसा ये देखते हैं, मैंने बताया था कि यदि चेक के बारे में ये ना कहे कि बैंक में जमा कराया, तो हम ये मानते तो भी वो जमा हो गया होगा। लेकिन अभी एक जैसे एक महीने का हिसाब किताब है, उसमें देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गई, तो पूरा क्वेश्चन देखते, क्या पता इसको कल जमा करा दे, परसों करा दे, और करवाया है ये, आगे करवाया है। तो आज के दिन क्या एंट्री करूं मैं इसकी? यानी आज तो नॉट बैंक, चलो लिख देता हूँ, नॉट बैंक कहता है चेक 7,000 ब्रैकेट में नॉट बैंक लिख देता हूँ, नॉट बैंक, आज जमा नहीं करवाया। मैंने 10,000 का माल बेचा, 3,000 उसने कैश दे दिया, 7,000 का उसने मुझे चेक दे दिया, चेक मैंने आज बैंक में जमा नहीं कराया। तो देखिए, सेल तो ही, टू सेल्स, तारीख हो गई 10। अब नगद कितना आया? 3,000, और 7,000 का क्या आया? चेक। अगर ये चेक उसी दिन जमा करवाने को कहता, तब तो मेरे एक बैंक खाते में यहां पैसे बढ़ जाते, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं जी, उस दिन जमा नहीं करवाया भाई, तो अब उसको क्या लिखें? उस दिन के लिए उसको चेक इन हैंड रखेंगे, चेक इन हैंड, हमारे हाथ में चेक है, तो एक एंट्री बनेगी चेक इन हैंड डेबिट, और ये मामला क्या था? सेल्स का, टू सेल्स अकाउंट, तारीख 10 जून को। तो 10 जून को आपकी 7,000 की एंट्री ऐसे होगी, बोलिए, ठीक है, 10 तारीख को 7,000 की एंट्री इस प्रकार से होगी। अभी क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है बेटे। तो ये एंट्री हमारी देखिए, सिर्फ 3,000 की तो कैश बुक में जाएगी, 7,000 की, इसको पूरे को क्या कहते हैं? जर्नल प्रॉफिट, ठीक है, जर्नल प्रॉफिट। चले आगे, आगे रकम लिख देता हूं मैं, ताकि क्वेश्चन पूरा किया जा सके। हमारे 10 तक पॉइंट हो गए थे। ये 10 तारीख को हमने चेक इन हैंड, हमें सेल 7,000 रुपये का मिला था, एक चेक हमने जमा नहीं करवाया था। 11 तारीख को चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, जो 10 तारीख को चेक मिला था आज बैंक में जमा कराया, तो आज तो रिसीव होगा ना, तो देखिए ये वाला चेक चला जाएगा, तो यहाँ पर 11 तारीख को लिखेंगे क्या? आज सेल्स नहीं लिखेंगे, सेल्स तो कल हो गई, अब तो चेक इन हैंड खत्म होगा, चेक इन हैंड अकाउंट, और कितने का? 7, ठीक है, 7,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम एंड सेंट इनटू बैंक इमीडिएटली 9,000। राम से चेक मिला, तुरंत बैंक में जमा करा दिया, ऐसा पॉइंट तो पहले भी आया था। चलो फिर सही, 12 तारीख को राम से मिला तो टू राम, और किस में जमा करेंगे? बैंक में, क्योंकि बैंक में भेज दिया हमने, कहा हो गया होगा जमा। 13 तारीख को बैंक नोटिफाइज, बैंक ने सूचित किया, नोटिफाई किया, सूचित किया
दैट राम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, कि जो राम का चेक आया था वो डिसऑनर हो गया है। बैंक चार्ज 100 ऑन दिस चेक, और बैंक ने इसके ऊपर 100 रुपए बैंक चार्जेस भी लिया। हाँ, बैंक फ्री में काम थोड़ा करता है। बैंक कहता है आपने हमें परेशान किया, हमारे जो अकाउंटेंट है उसने काफी समय लगाया इसमें, आप हमें चार्ज दीजिए। तो 100 रुपीज बैंक ने चार्जेस भी ले लिए। देखिए, बैंक ने सूचित किया कि पहली बात तो यह है कि जो चेक राम से मिला था 9,000 का मिला था, ठीक है, और अगले दिन 13 तारीख को सूचित करा है बैंक की जी वो तो बेकार है। तो जब मैंने इधर पैसे जमा कर दिए थे, अब इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह मेरे पास बच जाएगी। ठीक, तो 13 तारीख को मैं लिखूंगा जो इधर मैंने राम लिखा था वो राम कैंसिल हो जाएगा बाय राम, और कितने रुपए का चेक? 9,000। ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहा है बैंक नोटिफाइज दैट राम चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया। ओके, तो हमने कहा 9,000 रुपए थे तो हमने इधर 9,000 कर दिया, यहां पर 9,000 था उसी को 9,000 कैंसिल कर दिए। लेकिन हुआ क्या, बैंक चार्ज 100 रुपीज ऑन दिस चेक, बैंक ने 100 रुपए और ले लिए क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, बैंक का समय बर्बाद हुआ, बैंक ने 100 रुपए चार्ज ले लिया। अब आप दिमाग लगाओ, ये 100 रुपए ये तो ठीक है, बैंक तो मेरे अकाउंट से निकालेगा, लेकिन क्या ये 100 रुपए हमें भुगतना चाहिए? यदि हमारा ये बिजनेस है तो हमें चेक मिला था राम से, चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या ये हमें भुगतना चाहिए या ये राम को भुगतना चाहिए? बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राम को भुगतना चाहिए, क्योंकि गलती तो उसकी है। अगर वो गलती ना करता तो ये 100 रुपए भी नहीं लगते, बल्कि पैसे भी हमारे टाइम पर आ जाते, है कि नहीं? तो गलती करी है राम ने, तो ये हम राम के सिर मढ़ देंगे पैसे। हम कहेंगे राम तुम्हें 9100 रुपए देने पड़ेंगे, 9100, यानी तुम अब डेटर 9100 के बन गए। तो 100 रुपए भी राम के नाम से चढ़ा दिए जाएंगे कि राम आपने देने 9100, 100 रुपए हमारे नहीं। हालांकि बैंक ने लिया है लेकिन ये हमारा खर्चा नहीं है, हम तो उससे ले लेंगे। और एक और बताओ, अगर बैंक ने मुझसे लिया फाइन, चलो जो भी है चार्ज ले लिया, और वो मेरे को पीछे आगे से मिल जाए जिससे भी जिसकी वजह से गलती हुई थी, तो क्या ये मेरा नुकसान हुआ? नहीं हुआ। हाँ, वो ना दे तब तो मेरा लॉस है। ठीक है बेटे, चले, ये भी हो गया, तो ये सीखना था। 13 को हो गया। अब 14 को डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स को जो BR बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको अभी तक BR करवाया है या नहीं करवाया। यदि करवाया तो भी ठीक, नहीं करवाया तो भी चलेगा। वैसे ये एक अलग चैप्टर बनेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वहां पे डिटेल में समझाऊंगा, या थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। कैसे? मान लेते हैं हमने सोहन को माल बेचा, तो हमने लिखा होगा सोहन डेबिट टू सेल्स 5,000 रुपये। बिल कितने का है भाई? 10,000 का, तो 10,000। ठीक है, फिर हमने कहा सोहन कब दोगे पैसे? सोहन ने कहा जी मुझे लग जाएंगे 3 महीने, क्योंकि मैं भी आगे उधार बेचूंगा, फिर पैसे कलेक्ट करूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कहा सोहन एक काम करना, आप इस बिल पे साइन कर दो, एक बिल पे लिख देता हूँ, आज से 3 महीने बाद मेरे 10,000 रुपये दे देना जिसका प्रतिफल मिल चुका है। इतना तो मुझे याद आ रहा है कि ये बात मैंने पहले बोली है। तो 10,000 रुपये सोहन ने भी साइन कर दिए। जब सोहन साइन करेगा तो मेरे पास आएगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट, और आज के बाद मेरा सोहन जो है पहले डेटर था वो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले मैंने अपनी किताब में सोहन लिखा हुआ था, तो आज के बाद मैं सोहन से पैसे नहीं लूंगा। जब सोहन ने बिल पे साइन कर दिया कि मैं 3 महीने बाद दे दूंगा, यस, यानी जो भी बिल मेरे पास लाएगा, तो अब मैं सोहन से नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? वैसे तो सोहन से ही लूंगा, लेकिन सोहन से नहीं लूंगा। ये मतलब क्या हुआ भाई? बिल पे साइन कर दिए और क्या लिख दिया उसने? जो मेरे सामने बिल आएगा मैं उसके पैसे दे दूंगा।
तो मैं चला गया बैंक में, मुझे पैसे जल्दी थे, सोहन तो 3 महीने बाद देगा क्योंकि उसने 3 महीने की तारीख डाल रखी है, मुझे पैसे अभी चाहिए थे। मैं बैंक में गया, अपने बैंक में, मैंने कहा सर ये देखिए, सोहन भी एक अच्छा व्यापारी है, उसने बकायदा 10,000 रुपये पे साइन करके कि मैं 3 महीने बाद दे दूँगा। आप विश्वास करो ना, मैं भी बैठा हूँ, सोहन भी बैठा है, दो यहाँ के जो बिजनेसमैन है, ये तो यूँ तो है नहीं कि मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। तो बैंक बोला क्या चाहते हैं? मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये दे दो ना, ये बिल आप ले लो, बाद में आप सोहन से ले लेना, और अगर सोहन ना दे तो मैं गारंटी देता हूँ मैं दूंगा बाद में, लेकिन पक्का दे देगा सोहन, ऐसे टेंशन नहीं है। पर बैंक वाला जी मैं तो 10,000 नहीं दूंगा। क्यों? कहता है जी मुझे भी तो कुछ कमाना है, मेरे भी तो जो एम्प्लॉइज हैं उनका खर्चा लगता है। तो हमने कहा क्या चाहिए? कहता है जी आपसे आपको 1% कम दूंगा मैं, 1% कम दूंगा, ठीक है। तो यानी बिल कितने का है? 10,000 का, और 10,000 रुपये का 1% निकालें तो 10,000 में 4 जीरो होती है, 2 जीरो ये कट गई तो 100 रुपये हो गए, तो 100 रुपये बैंक कम देगा बेटे। तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो आएगा बिल का, तो यहां पर आएगा बिल का, तो यहां लिखेंगे तारीख कितनी हो जाएगी इसमें? 14 तारीख को, टू बिल्स रिसीवेबल। और किस में आएगा पैसा? बैंक में। मतलब बैंक जो बड़ा बैंक है वो मुझे पैसे देगा, पर मेरे हाथ में नहीं देगा, मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। तो इसलिए गौर करें कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा तो कितना जमा हो जाएगा? 100 रुपये कम होगा तो 9,900 रुपये जमा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,900 रुपये, ठीक है। अच्छा जी 9,900 होगा, और 100 रुपये रह गए, वो डिस्काउंट जो था उसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी वो मैं बताता हूँ। देखिए अगर पूरी एंट्री करते 10,000 रुपये की एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कैश बुक बना रहे इसलिए नहीं करेंगे ना। अगर पूरी एंट्री करते तो मेरे पास पैसा आता बैंक डेबिट 9,900 रुपये आता, मेरे घर से बिल जाता कितने का? 10,000 का। कितने का बिल जाता? 10,000 का, और 100 रुपये मेरा क्या होता? डिस्काउंट, डिस्काउंट चार्जेस लगा, डिस्काउंट लगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 9900 की एंट्री तो यहां हो गई, और आपको याद है भाई जब कैश बुक ही बना दी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, शुरू की बुक है ये, तो बेटा कैश बुक में भी लिख दो, जर्नल में भी लिख दो, ये तो संभव नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ जितना कैश बुक में लिख दिया 9900, ये तो यहाँ नहीं आएगा, और 9900 यहाँ भी कम कर दो, तो कम कर दो तो कितना बच गया? 100 रुपये। ये एंट्री तो आपको जर्नल में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डबल कॉलम ही बना रहा हूं, इसलिए 100 रुपए की एंट्री मुझे जर्नल प्रॉपर में तो लिखनी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं बहुत से बच्चे, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मेरे ख्याल 70% बच्चे तो यही गलती कर जाते हैं। यहाँ तो 9900 लिख देते हैं, लेकिन वो 100 रुपीज को भूल ही जाते हैं कि उसकी एंट्री करनी है। करनी पड़ेगी भाई ये एंट्री, ठीक। अच्छा जी 14th हो गया। 15th, further capital introduce rupees 50,000 out of which rupees 40,000 deposit into bank, और 50,000 रुपये बिजनेस में लाए, और जिसमें से 40,000 रुपये तो बैंक में जमा करा दिया, और 50,000 रुपये लाए। अब और लाए हैं तो 50,000 लाए, तो यहाँ आएंगे, तारीख हो गई आपकी 15 तारीख। 15 तारीख को लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि जब और पूंजी लाओगे तो कैपिटल ही होगी, और कितनी लाए? 50,000। तो मुझे कहाँ लिखनी चाहिए 50? कैश में। लेकिन रुको, कहता है जी उसमें से 40,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपोजिट टू बैंक, उसमें से 40,000 बैंक में जमा करवा दिए। तो जब बैंक में ही जमा करवा दिए तो फिर इसका मतलब 40,000 बैंक में जमा होंगे, और 10,000 रुपये आपके कैश में जमा होंगे, और टू कैपिटल लिखा जाएगा। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं भाई, एक तरफ घर से पूंजी आ रही है, दूसरा कैश और बैंक में रख रहे हैं। ये थोड़ा कि पहले कैश था, कैश को बैंक में जमा करा। हाँ एक दिन बाद करवाते, एक दिन बाद, तो पहले दिन 50,000 कैश में होता और तब कॉन्ट्रा होती, तब तो मैं मानता 40 की कॉन्ट्रा। ये तो घर से पैसा आया, कुछ बैंक में रख दिया, कुछ कैश में रख दिया।
तो ये आपका 15th हो गया। 16th, पेड टू गणेश बाय चेक, आपने गणेश को चेक से दे दिया 19,500। ओके, जब दोगे और तारीख हो गई 16, तो यहाँ 16 को बाय गणेश, ये बेटे ये एंट्रीज तो मिटा दो। ओके, अच्छा बाय गणेश कितने दिया आपने, पेड टू गणेश बाय चेक, चेक से दिए तो पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से, क्योंकि चेक से दे रहे हो ना, तो पैसे तो चेक बैंक से जाएंगे। और इसमें लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमें डिस्काउंट मिला, यानी हमने उसके 20,000 देने होंगे। हमने कहा सर थोड़ा बहुत तो कम कर दो, 19,500 का चेक काट रहा हूं जी, चलो भाई दे दो भाई। तो 19,500 हमने पे कर दिया चेक से, और 500 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट के तो कॉलम ही नहीं बना रखा हमने, तो ये डिस्काउंट भी मुझे नीचे प्रॉपर में, जनरल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। एक बार पूरी एंट्री करके देखे पूरी, कि जब मैं पे करता गणेश को तो गणेश रिसीवर होता, तो एंट्री क्या बन जाते, गणेश डेबिट, गणेश तो रिसीवर माना जाता 20,000 का। उसके बाद मेरे घर से बैंक से जाता पैसा 19,500 रुपये, और 500 रुपये डिस्काउंट होता, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपये। अब क्योंकि मैंने 19,500 तो सीधा कैश बुक में लिख दिया ना, तो बेटा 19,500 तो यहाँ एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी कर दी, फिर कैश बुक का फायदा क्या हुआ। इसीलिए तो बनाई थी कैश बुक, ताकि समय बच जाए, ठीक है। और वैसे भी 2 बार तो कर भी नहीं सकते एक चीज को, तो बेटा 19,500 तो यहाँ, लेकिन 500 की एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो 500 इधर, 19,500 इसमें कम हो जाएगा, तो 500 की एंट्री बच जाएगी, 500 की। तो गणेश डेबिट या बैंक मिटा दूं बीच में से, गणेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है आपकी, ये एंट्री जरूर होगी, किसमें होगी, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है बेटे। चल अब आगे चलते हैं, इसको भी मिटा दूं। अच्छा जी, उसके बाद हो गई बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज को कहीं आप सुरक्षा ना समझ ले, वैसे सिक्योरिटी सुरक्षा भी होती है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज जो है शेयर मार्केट से संबंधित है ये वर्ड, कि शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, डिवेंचर्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, उनको सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर बैंक कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बैंक ने कैसे कलेक्ट किया भाई, कैसे किया होगा, बैंक गया होगा, नहीं नहीं, जिस कंपनी में मैंने शेयर खरीदे या डिवेंचर्स खरीदे, ये फिर कभी पढ़ाएंगे शेयर डिवेंचर, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया बाहर किसी में शेयर वगैरह खरीद के, जैसे शेयर मार्केट तो सुना होगा, तो वहां क्या हुआ कि वो हमसे लिखवाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बता दीजिए, और साथ में बैंक का पूरा डिटेल मांगते हैं, कौन सा बैंक है, उसका IFSC कोड वगैरह क्या है, उसकी ब्रांच कहाँ की है, हम सब डिटेल दे देते हैं। कल को जब वो कंपनी मुझे ब्याज देती है तो डायरेक्ट मेरे खाते में जमा करा दे। भाई आज आप तो आज के बच्चे हो, किसी के मोबाइल की पेमेंट करने कैसे करते हो, मोबाइल से, किसी को पैसे ट्रांसफर करने कैसे करते हो, मोबाइल से। बेटे जब हम छोटे छोटे थे ना, तब तो इस कल्पना भी नहीं थी हमारी कल्पनाओं में कि ऐसा हो जाएगा कि ऐसे मोबाइल में करेंगे और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और कई साल पहले मैंने एक एड देखी थी टीवी में, कि बच्चा गेम टीवी देख रहा था और उसका पापा बोला बिल नहीं भरा, फलाना नहीं करा, वो नहीं करा, वो बच्चा करता है, हो गया, क्या हो गया, बिल भर दिया है। उसका पापा सोचता है यार मैं तो कितने चक्कर काटा करता था, आधा दिन मेरा खराब हो जाता था बिल के लिए, तभी तो वो टेंशन ले रहे थे। बिल्कुल सही बात है, तब मैं भी ऐसा सोचता, लेकिन आज के जमाने में तो बैठे बैठे सब पेमेंट हो रही है ना। बड़ा अच्छा जमाना है बेटे आपका, ठीक है। लेकिन सुरक्षित भी रहें लॉकडाउन में, तभी तो आनंद ले पाएंगे, अगर आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, ठीक है बेटे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है पॉइंट, बैंक ने ब्याज कलेक्ट किया, तो पैसा आएगा या गया, आया है भाई, कितना रुपया आया है, 4,000 रुपये। तो कौन से खाने में आएगा, सीधी सी बात है, इसके खाने में आएगा, बैंक के। और तारीख हो गई 16 टू
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हिंदी में इसको प्रतिभूति कहते हैं, प्रतिभूति। बस हो गया चार। अच्छा, परचेज 200 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स of rupees 100 each at the rate of 90 each and paid for them by check. Purchase 200 national plan certificates। ये क्या होता है नेशनल प्लान सर्टिफिकेट? देखिए, जो हमारे देश की सरकार है, कभी कभी उसके पास भी पैसा कम हो जाता है। अब आप कहोगे जी सरकार के पास पैसा कम कैसे हो जाता है, वो तो जितने नोट चाहे छाप दे। नहीं बेटा, अगर हर मिनट में नोट छापने लग जाए, हर समस्या का नोट छापने से करने लग जाए, एक दिन इन नोटों की कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। जितने नोट छापती जाएगी उतने देश में ये कागज के नोट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन खरीदने के लिए, कोई वस्तु खरीदने के लिए आपको ऐसे बंडल देने पड़ेंगे। जो पहले 500 रुपए में बात बन जाता था, शायद वो 1000 रुपए में बात बने। तो इसलिए ज्यादा नोट भी नहीं छापे जाते। छापते मजबूरी में, मैं ऐसा नहीं करा नहीं छापते, लेकिन अनाप शनाप नहीं। तो क्या हुआ, सरकार को जब कभी बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो सरकार भी जनता से पैसा मांगती है। वो कैसे मांगती है? वो बीच बीच में, जैसे ये देखिए नेशनल प्लान सर्टिफिकेट चला दिए कि भाई आप नेशनल प्लान सर्टिफिकेट खरीदो, इसमें पैसा लगाओ, इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा यानी ब्याज वगैरह मिलेगा उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह के बेनिफिट्स देती है। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर उनकी इनकम टैक्स में उनका इनकम टैक्स कटता है तो वो इसका बेनिफिट लेने के लिए भी खरीदते हैं। ठीक है, और कोई प्राइवेट भी खरीद सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जिसको उचित लगता है सब खरीद सकते हैं। तो क्या हुआ, परचेज 200 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट हमने खरीदे हैं, तो पैसा आया कि गया? गया। तो तारीख 18 इधर जाएगा, 18 तक बाई। अब यहाँ पे जो लिखेंगे इसका नाम रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन सबको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनियोग। ये अब विनियोग क्या होता है बता दूं। ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में जब मालिक पैसा लाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। वो कैपिटल से फिर चीजें खरीद लेता है, सामान, जमीन, मकान वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन कभी कभी एक व्यापारी सोचता है मुझे केवल अपने बिजनेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। भाई ये मेरा बिजनेस कुछ दिन डाउन चला गया, कुछ साल डाउन चला गया, तो मैं कहाँ से काम चलाऊंगा? तो वो क्या करता है, कुछ पैसा अपने बिजनेस से बाहर किसी जगह लगा देता है, किसी को उधार दे देता है, किसी कंपनी में शेयर खरीद लेता है, जैसे सरकार के ये खरीद लेता है। तो इन सब को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई संस्था, हमारी भी तो संस्था है, किसी अन्य संस्था में या व्यापार से बाहर कहीं पैसा लगाए लाभ कमाने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अपने बिजनेस में लगाए वो तो बिजनेस हो गया, लेकिन कहीं पैसा लगा देती है कि चलो 2 पैसे का ब्याज मिल जाएगा या लाभ मिल जाएगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, ब्रैकेट में नेशनल प्लान सर्टिफिकेट लिख सकते हो, एनपीसी। ठीक है। अच्छा, यहां पर कितने के खरीदे? 200 खरीदे बेटा, 200 पीस है, 200 सर्टिफिकेट। वो भी है 100 रुपीज ऑफ रुपीज 100। एक पीस 100 रुपए का है, तो इसका मतलब तो मुझे 200 गुना 100 20,000 देने चाहिए, है ना। लेकिन मैं तो नहीं देता, नहीं खरीदना मुझे। अब सरकार ने सोचा अगर हर आदमी ऐसे मना करे तो सरकार ने थोड़ा सस्ता कर दिया, बोले चलो आपको 90 रुपए में दे देते, आप 90 में ले लीजिए। तो बेटे फिर मुझे 100 नहीं देने, फिर मुझे 200 गुना 90 18,000 रुपये देने। तो यहाँ पर मेरा 18,000 का इन्वेस्टमेंट कहना है। 20 नहीं कहलाएगा, 20 तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं होगा, 18,000। हाँ, कल को अगर कभी वो सरकार इस पे कोई परसेंटेज देती है तो परसेंटेज 20,000 की मिलेगी। जैसे कि 2% आपको देते तो किसका दो? 20,000 का। ठीक है, तो ये खरीदा मैंने 18,000। ठीक है, ये था आपका यहाँ तक। अब मैं इसका टोटल करके देता हूँ। तो अब इसका टोटल मैंने कर दिया है। देखिए कैसे, पहले इसका टोटल रिसीप्ट लिखा, इनका टोटल किया, ये हो गया 38,000। एक बार बैंक का टोटल किया 1,34,900। इधर लिख दिया टोटल पेमेंट्स
15,500 हो गया, और ये एक रेंट का टोटल किया है तो 81,600 हो गया। ठीक है, अब क्या करा, देखा मेरे पास कैश 38,000 आया है जबकि पेमेंट 15,500, कौन सा ज्यादा है, ये वाला। तो इसी को लिखा 38,000, इसी 38,000 को यहाँ लिखा सामने, और 38,000 में से 15,500 घटाए तो क्या फर्क रह गया, 22,500। क्या हो गया, बाई बैलेंस सीडी। और जब ये सीडी है और कौन सी तारीख को करना है ये, अगर मैं इसके डेट का खाना यूं समझ में आ जाएगा, थोड़ा तिरछा कर दिया जगह की वजह से बेटा। तो यहाँ पर क्योंकि महीना कौन सा है, जून का, तो 30 जून को, यानी जून 30 को, 30 जून। ठीक है बेटा, 30 जून तो चल ही रहा था, तो 30 तारीख को ही करेंगे। और 30 के बाद 1 यानी जुलाई 1 तारीख को टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, और कितना हो जाएगा, 22,500। बस हो गया खत्म। अब दूसरे का देखिए, बैंक में इधर 1,34,900, इधर मेरा 81,600, तो कौन सा ज्यादा, यही। तो यही लिखेंगे नीचे और इसी को लिखेंगे यहाँ पर। इसमें से 81,000 घटाया तो बाकी कितना बच गया, 53,300, और 53,300 को यहाँ बीडी कर देंगे 53,300। ठीक है बेटा। अगर बाय द वे जैसे 1,34,000 ये 1,81,000 होता तो ज्यादा कौन सा होता, ये होता। तो पहले मैं 1,81 लिखता, फिर यहाँ 1,81 लिखता, फिर इसमें से घटाता, तो यहाँ पर महीने की आखिरी तारीख को टू बैलेंस सीडी लिखता, और अगर इधर सीडी है तो दूसरी तरफ बीडी लिखता। ठीक है, फिर करवा दूंगा, लेकिन एक बार तो समझ लीजिए इतना। ओके, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लंबा हुआ लेक्चर, लेकिन क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसी को स्पीड से पढ़ाएं तो आधे टाइम से भी कम में पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि बच्चे पहली बार नई क्लास में आ रहे हैं, कहीं उनको बर्डन ना हो। सिर्फ आपका समय लिया है मैंने, समय तो दे सकते हो ना, सिर्फ आपसे समय लिया है, लेकिन समझ में आ गया, ये मेन चीज है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।